गुज़श्ता हफ्ते कोलकाता में लेफ्ट की जानिब से मुनक्कदा रैली के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प और लाठीचार्ज में जख्मी हुए मोईदुल इस्लाम का आज इंतकाल हो गया, जिस पर सियासी और समाजी लीडरान ने गहरे दुख का इजहार किया है। वहीं लेफ्ट ने इस मामले में ममता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मनसूबाबंद तरीके से पुलिस ने तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते लेफ्ट तलबा तंजीमों ने रियासती सेक्रेटरीट नामनाना का घेराव का ऐलान किया था और रैली निकाली थी, लेकिन रैली को रोक दिया गया और तलबा के साथ झड़प में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई तलबा जख्मी हुए थे। इनमें मोईदुल इस्लाम भी शामिल थे। पुलिस এটা বোঝা যাচ্ছে কত লাশ চাই, একটা জলজান্ত ছেলেকে লাশ বানিয়ে দিল, কত লাশ চাই সরকারের। এই কখনো ছেড়ে দেওয়া যায় না, কখনো ছেড়ে দেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ থাকবেই, রাজ্য জুড়েই প্রতিবাদ থাকবে। ধিক, এই সরকারকে ধিক্কার জানানোর কোনো বিকল্প আমাদের নেই এবং এই সরকার মানে মানুষের মৃত্যু, যুব ছাত্রদের। दिल्ली उर्दू एकेडमी की नई गवर्निंग काउंसिल का ऐलान कर दिया गया है। काउंसिल के 26 अरकान में वाइस चेयरमैन का नाम भी शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन होने के बावजूद वाइस चेयरमैन के नाम पर गुज़श्ता 5 रोज से सस्पेंस बरकरार था। नोटिफिकेशन में वाइस चेयरमैन के ओहदे के लिए आपके साबिक काउंसलर हाजी ताज मोहम्मद का तकर्रुर किया गया है। हाजी ताज मोहम्मद का नोटिफिकेशन में नाम हाजी ताब मोहम्मद लिख दिया गया था, जिसके बाद अभी तक सस्पेंस बना हुआ था। ये जिम्मेवारी दी है तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। और मैंने जब काउंसलर था तो कॉरपोरेशन में इसके उर्दू के लिए मैंने काफ़ी आवाज़ें उठाई, उर्दू टीचर के लिए, और जिन स्कूलों के अंदर उर्दू नहीं थी उसमें उर्दू को लागू करवाया, उर्दू के लिए लड़ा मैं। तो मैं अगर पार्टी मेरे को इस लायक समझा है तो मैं पूरी जिम्मेवारी निभाऊंगा। कई बातों को लेकर विवाद लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी आदमी को क्यों बना दिया, एकेडमिक बनना चाहिए था, उर्दू का क्या होगा, तरह तरह की बातें हो रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले जो उर्दू के प्रोफेसर भी रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया है उर्दू के लिए। मैं उनसे, हालांकि मुझे सवाल नहीं करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं उनकी अपनी मर्जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो है उर्दू के लिए जो है वो मैं ही जानता हूं कि मैंने उर्दू के लिए क्या क्या काम किया हमारे क्षेत्र के अंदर, मुशायरों को लेकर के। और उर्दू की जहां भी बात रही मैंने सबसे पहले आगे आया, उर्दू के लिए सबसे पहले आगे आया। और मेरे साथ और भी काउंसलर हुआ करते थे, मगर वो मुझे कहते थे भाई हाजी साहब इसमें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा तो आप मत करिए, लेकिन मेरे बस की जो होगी मैं पूरा उसके लिए, उर्दू के लिए करूँगा। रांची के पटोरिया नामी मकाम पर झारखंड में उर्दू ज़बान का फ़रोग़, मसाइल और इम्कानात के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली के ताउन से मौलाना जौहर अली हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद इस सेमिनार में उर्दू अदब से जुड़े लोगों के अलावा रांची की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने रियासत में उर्दू अकेडमी के अदम मौजूदगी और उर्दू ज़बान के ज़ुबूहाली पर अफसोस का इजहार किया। साथ ही उर्दू के मसाइल के हल और उसकी तरक्की के लिए वसी पैमाने पर कदम उठाने पर जोर दिया। इस मौके पर कई यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा ने अपना मकाला पेश किया। साथ ही उर्दू सहाफ़ी और कलमकारों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। प्रोग्राम का मकसद यह है कि झारखंड में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिले। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उर्दू एकेडमी बिहार में है, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद उर्दू एकेडमी को जो दर्जा मिलना चाहिए था नहीं मिला। आज जब उर्दू एकेडमी कायम नहीं हुआ है झारखंड में, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करना चाहेंगे कि झारखंड में उर्दू एकेडमी का क़याम जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, ताकि यहाँ के उर्दू आबादी को उर्दू एकेडमी के ज़रिए जो है फ़ायदा पहुँचाया जा सके, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया जा सके। वैसे तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर हर रोज़ रोशनी की दुआ पढ़ी जाती है, लेकिन उर्स के दौरान इस दुआ में ज़ायरीन की तादाद कसीर होती है। इस मौके पर ज़ायरीन अपने सरों पर मोमबत्तियाँ रखवा कर दुआ करते हैं। दरअसल ये दुआ अरबी में लिखी गई है, एक मनक़बत है जो तवील अरसे से पढ़ी जाती रही है। ये भी एक वो मुग़ल ज़माने शाही दरबार से, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिक का ज़माना तो था नहीं, मोमबत्तियाँ थी, तो उसी ज़माने से रस्म पड़ा कि असली मोम जो होता है उसकी बत्तियाँ आया करती थी। आजकल तो असली बत्ती है नहीं,
दरगाह कमेटी जैसा चाहे भेज देती है, लेकिन असली मोम ये इसके कागजात में भी लिखा हुआ है, असली मोम की जलेंगी। बहरहाल वो मोमबत्तियाँ बनती हैं और वो अभी अकीदत है लोगों की अपनी अपनी। जब हमारे यहाँ के बुजुर्ग वो मोमबत्ती लेकर आते हैं तो ज़ाहिरीन सर झुका के खड़े रहते हैं, उसको सरों पर रखवाते हैं बरकत के लिए। आस्थान शरीफ में अंदर एक बरकत पड़ी जाती है, सरकार खरीद। पीएम मोदी की जानिब से अजमेर दरगाह में चादर पेश की जाएगी। खुद वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। पीएम ने एक तस्वीर को ट्वीट किया है जिसमें वो चादर वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के सुपुर्द कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स जारी है, जिसमें कल मुख्तार अब्बास नकवी पीएम की जानिब से चादर पेश करेंगे। हिंदुस्तान सूफी संतों का मुल्क है। सूफिया ने इस मुल्क में सुलह कुल की जो तालीम दी है, इसके रोशन नुकूश आज भी नुमाया है। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स में कोविड के ज़ाब्ते के बीच जहां मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, वहीं खैर सगाली की चादर भी पेश की जा रही है। भोपाल बुद्ध विहार से भी ख्वाजा अजमेरी के सालाना उर्स के लिए खैर सगाली की चादर रवाना की गई। खैर सगाली की चादर को रवाना करने में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बुद्ध मजहब के मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की और ख्वाजा की तालीमात को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। इसी की बात है कि भोपाल के समाज के लोग, हम लोग सब मिलजुल कर एक धर्म को सम्मान करते हैं। हमें कई सालों से मेरी भी एक तमन्ना था कि अजमेर शरीफ में चादर में भेजूं। आज मेरी बड़ा खुदकिस्मत है जो मैं चादर भेजने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, और मैं अजमेर शरीफ से यही एक तमन्ना चाहता हूं कि शांति आए, आपस में प्रेम भाव बढ़े। सर्वधर्म सद्भावना मंच की ओर से हम लोग ये चादर भेज के हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना के ये जो बहुत मुश्किल समय में जो ईश्वर की बड़ी कृपा से जो दवाई आई है अभी, ये सफल रहे। आज जो नवाज खां साहब हैं उनको ये चादर भेंट में चढ़ाई जा रही है, और ये चादर एक सद्भावना मंच की ओर से जा रहा है, क्योंकि सभी लोगों में भाईचारा बढ़े, सभी लोगों में प्रेम बढ़े हैं, इसलिए ये चादर हम लोग चढ़ा। आज जो है सर्वधर्म सद्भावना मंच की जानिब से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के मौके पर चादर भेजी जा रही है, और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने हमेशा जो है कौमी एकता और यकजहती का पैगाम दिया है, और आज उसी मकसद के तहत यहाँ सारे धर्मों के लोग जमा हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि इस पैगाम को और तेज़ी के साथ आम किया जाए। कोरोना के दौर में अजमेर उर्स में अगर आपकी हाजिरी मुमकिन नहीं हो पा रही है, मायूस न हो। न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी बराह रास्त नशरियात के जरिए सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में शिरकत कीजिए। 5 रजब बरोज जुमेरात रात 9:56 से और 6 रजब बरोज जुमा सुबह 10:56 से सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। ब्रादरान वतन को मस्जिद से मुतारफ करवाने के लिए जमात इस्लामी हिंद कोशा है। इस मुहिम के तहत जलगांव ज़िले के जामनेर तालुका में मस्जिद तौहीद में मस्जिद का तारुफ प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में बीजेपी के मौजूदा रुकन असम्बली और साबिक रियासती वजीर गिरीश महाजन और दीगर अमायदीन शहर ने शिरकत की। इस मौके पर ब्रादरान वतन को इस्लाम में मस्जिद की अहमियत, इफादियत और मस्जिद में होने वाली इबादत के ताल्लुक से तफसीली जानकारी फराहम की गई। गिरीश महाजन ने इस मौके पर बरमला इतराफ़ किया कि कोई भी मजहब नफ़रत की तालीम नहीं देता है, लेकिन सियासी लीडरान मजहब को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, आणि खरं आहे आपल्या फक्त गैरसमजुती जी असतात एकमेकांच्या धर्माबद्दल, त्यामुळेच सगळे प्रश्न निर्माण होत असतात। पुढे इस्लाममध्ये असं म्हटलेलं नाही आहे की तुम्ही इतर धर्माची वेगळ्या प्रकारे वागा, बौद्ध धर्मात म्हटलेलं नाही आहे, हिंदू धर्मामध्ये म्हटलेलं नाही आहे, पुढे असं म्हटलेलं नाही आहे की तुम्ही दुसऱ्या धर्माचा द्वेष करा, परंतु आपण आपल्या आपल्या सगळ्या व्यवस्थेसाठी सगळे चाललेलं असतं। आणि विशेष करून काय असं म्हणेल की राजकारणासाठी लोक जास्त होतं, आणि मला प्रामाणिकपणे कबूल करावं लागेल
राजकारणासाठी मी जास्त याचा उपयोग करत असतो. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद. आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए पहुंचाएगा आपका एड. न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार. जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका. हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा. ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक. साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन. आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर. न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर. कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर. भैया राम राम नमस्कार. ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं. आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं. कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं. बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं. आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए. वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार. न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर. कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर. 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है. माजी में सोशल मीडिया के जरिए नामुस रिसालत और शान अक़दस में गुस्ताखी के वाक़यात ने समाज में मुनाफरत और तशद्दुद के मामलात को जन्म दिया है. दीगर मज़ाहिब और हिंदू देवी देवताओं की गुस्ताखियों की बिना पर समाज में तशद्दुद के वाक़यात भी रुनुमा हुए हैं. इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मजहबी और समाजी शख्सियात और कानूनी माहिरीन ने एक मीटिंग का इनेकाद किया. मीटिंग में नामुस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बोर्ड का क़याम अमल में आया है. बोर्ड से बड़े पैमाने पर वकला और माहिरीन कानून जुड़ रहे हैं. मजहबी शख्सियात के साथ मुंबई की सरकर्दा सियासी शख्सियात ने भी मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ और रज़ा एकेडमी के सेक्रेटरी सईद नूरी की क़यादत में बनने वाले बोर्ड की हिमायत की. इस मौके पर बीजेपी लीडर आशीष शेलार ने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को मकतूब रवानगी के जरिए मजहबी आला शख्सियात की बेहुरमती करने वालों पर कदगन लगाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के क़याम का मुतालबा किया. देखिए, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत जो बोर्ड बनाया गया है, तौहीन रिसालत के जिस तरीके से मामलात बढ़ते जा रहे हैं, उसी के सद्देबाब के लिए ये बोर्ड बनाया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है या किसी भी मजहबी पेशवा के ताल्लुक से कोई गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा. एक बात बताऊं, ये पहला या दूसरे केस की बात नहीं है. लीगल कमेटी जब एक बार बनती है, हमारा एक कॉमन ईमेल आईडी होगा जो कि सबके साथ में शेयर किया जाएगा. जिसको भी कंप्लेन करनी हो वो ईमेल आईडी के ऊपर कंप्लेन लॉन्च कर दें और उस कंप्लेन की बुनियाद के ऊपर हमारी लीगल सेल जो है वो इमीडिएट एक्शन लेगी. फिलहाल जो है लीगल कमेटी बन रही है. ये एक आदमी का किया हुआ काम नहीं है. मेरे साथ में मेरे कई लीगल फ्रेटर्निटी के मेरे भाई है. मैं कह सकता हूँ Rizwan can correct that draft. Rizwan Bhai will make the draft over it. तो मुझे लगता है इस बात को बहुत अहम तरीके से हमने सोचा है. मैं और 2-3 बार इसमें जोड़ना चाहता हूँ. हमने इस बात को जो सोचा है, इस सीरियसनेस को जो एजेंसीज ने काम करना चाहिए, वो पुलिस की एजेंसी हो या कोई और एजेंसी, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, वहां तक भी हमें पहुंचाना चाहिए. किसी भी रिलीजन के खिलाफ अगर कोई भी रिलीजन, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी हो, अगर उसके मजहब के खिलाफ अगर कोई आदमी बोलता है तो उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, सड़क पर नहीं आना चाहिए। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेकर उस आदमी को सजा दिलवानी चाहिए। उसके लिए इतने बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं आज यहाँ पर जमा है। भाईचारा किसी से लड़के नहीं हम ले सकते। भाईचारा तो हमें कल्टीवेट करना पड़ता है, और भाईचारा हम कैसे कल्टीवेट करेंगे अगर हमको इसके लिए स्ट्रीट पे जाके किसी से लड़ना पड़े। और भाईचारा फैलाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर सिटीजन की है। कर्नाटक के शहर रायचूर में शोबे नशर इशात जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मजबूत खानदान मजबूत समाज के उन्वान से मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान रायचूर के मौलाना सिराज हसन स्टडी सेंटर में एक वर्कशॉप का इनकाद अमल में लाया गया। वर्कशॉप में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर अतीक उर रहमान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अतीक उर रहमान ने बताया कि समाज के अक्सर मसाइल का ताल्लुक खानदानों से होता है। उन्होंने कहा कि घर और खानदान समाज का बुनियादी मरकज होता है। अतीक उर रहमान ने बताया कि हमारे समाज में रोज बरोज नौजवान सोशल मीडिया की वजह से गुमराह हो रहे हैं। समाज के बहुत सारे जो मसाइल हैं उन मसाइल का बहुत गहरा ताल्लुक ख़ानदान से और घर से है। वो इसलिए कि हर घर समाज का बेसिक यूनिट होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 21वीं सदी में साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में तो दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स और बड़ों की कदर, अमन और सुकून होना चाहिए। बच्चों की तरबियत का मामला, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से होने वाले नुकसानात से बच्चों को बचाना, और इस ज़रिए से बच्चे जो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, अल्कोहलिक्स हो जा रहे हैं, डाइवर्स रेट्स बढ़ जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो बढ़ रहा है। अमरावती के बंडेरार में शोहरत याफ्ता आलिम दीन मौलाना गुलाम मस्तानवी के हाथों अब्दुल वहाब चैरिटेबल अस्पताल का संग बुनियाद रखा गया। चैरिटेबल अस्पताल की संग बुनियाद तकरीब में इलाके बरार के कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और उलमा दीन मौजूद थे। मारूफ शायर व नाजिम अबरार काशिफ ने तकरीब की निज़ामत की। मौलाना मोहम्मद गुलाम मस्तानवी ने कहा कि मज़हब इस्लाम इंसानियत की खिदमत का दर्ज देता है। संग बुनियाद के अख्तिताम में मुल्क की अमन व सलामती और कोरोना से हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जहाँ भी है वो बीमारी में भी अपने साथियों को और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ खिदमत का एक जज्बा रखा है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा वो आदमी है जो लोगों को नफा पहुंचाए। कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि खैरुन्नास मन यनफउल मुस्लिमीन, कि अच्छा है वो आदमी जो मुसलमान को नफा पहुंचाए। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। कुरान ने आपके बारे में बबांगे डोर कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा आपको मगर पूरी कायनात के लिए आपको रहमत बना। मुमताज़ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की बरसी के मौके पर भोपाल में प्रोग्राम का इनकाद किया गया। मजलिस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के भोपाल रीजनल सेंटर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में उर्दू के मुमताज़ अदीबों शायरों ने शिरकत की और गालिब को उर्दू शायरी का ऐसा जीनियस शायर करार दिया जो सदी गुजरने के बाद भी उर्दू शायरी पर गालिब है। इस मौके पर दानिश्वरों ने गालिब के फ़ारसी कलाम को उर्दू में मुंतकिल किए जाने पर जोर दिया। दानिश्वरों का मानना है कि गालिब के उर्दू और फ़ारसी कलाम को जब साथ रख कर किया जाएगा तो इससे गालिब के कलाम की नई मानवियत उर्दू दुनिया के सामने आएगी। की शक्ल में उभरी, और उर्दू जो है वो गालिब के बगैर अधूरा है। या वो गालिब की या उर्दू नज़्म हो या उर्दू गज़ल हो या उर्दू शायरी हो या हमारी तहज़ीब हो, तो गालिब उर्दू तहज़ीब उर्दू शायरी को पूरी तरह से मुकम्मल करते हैं। उनके बगैर हम उर्दू शायरी या उर्दू ज़ुबान एक ये माने हम कि वो पूरा नहीं अधूरा है। गालिब बड़े साइंटिफिक मूड के शायर थे और वो इंसानी नफ्सियात में उतरकर जो बात कहते थे, जो शायरी करते थे, वो असल में इतनी पेचीदा है कि उसको समझने के लिए ज़माने चाहिए।
اور وہ زمانے گزرتے جا رہے ہیں اور وہ زمانے ہم پر غالب کو واہ کرتے جا رہے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگ سوچ رہے ہیں, لوگ نئے نئے پہلو نکال رہے ہیں. حالانکہ شمس الرحمان فاروق کہتے ہیں کہ سب سے بڑا شاعر میر ہے, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ غالب بہت بڑے شاعر ہیں. ان کے ہاں جو پیچیدگی ہے, جو باتیں ہیں, جو تراکیب ہیں, جو استعارے ہیں, جو انہوں نے خود خلق کیے ہیں, وہ کہیں سے لے کر نہیں آئے تھے. ورنہ گل و بلبل کی شاعری تو ہو ہی رہی تھی, رومانٹک موڈ کی شاعری ہو ہی رہی تھی. غالب کے تو اتنے پہلو ہیں کہ اس کے کسی ایک کو طے کرنا بہت ہی مشکل کام ہے میرے لیے. اور میرے لیے کیا, کوئی کسی بھی شاعر یا ادیب جو بھی ہو جو غالب کا پرستار ہے, اس کے لیے مشکل ہے. لیکن غالب کی شخصیت یا ان کی تحریر یا ان کی شاعری یا ان کے خطوط کے بارے میں کچھ کہنا ایک بہت مشکل کام ہے. میں نے ابھی ایک نظم لکھی ہے ان کے لیے, تو نظم میں نے وہ سب چیزیں لینے کی کوشش کی جو ان کی زندگی میں گزری. غالب نے خود کہا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں, اور یہ ان پر پوری طرح صادق آتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود غالب کی شخصیت, غالب کی شاعری, غالب کے خطوط سب پر غالب ہیں. وہ غالب صرف اپنے عہد, اپنے زمانے کا شاعر نہیں تھا, وہ اپنے زمانے کا بھی شاعر تھا اور آنے والے وقت کا بھی شاعر تھا. نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب کی ولادت 27 دسمبر 1797 کو اتر پردیش کے تاریخی شہر آگرہ میں ہوئی اور انتقال 15 فروری 1869 کو دہلی میں ہوا. غالب کے انتقال کو صدی گزر گئی, مگر غالب اپنی فکر اور فن کی بدولت آج بھی اردو شاعری کے افق پر غالب ہے. غالب کے کلام کی اب تک بہت سی شرحیں لکھی جا چکی ہیں, مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. غالب کی برسی کے موقع پر پیش ہے یہ خصوصی رپورٹ. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. 27 دسمبر 1797 کو اکبر آباد میں مرزا غالب مرزا عبداللہ بیگ کے گھر پیدا ہوئے. فرزند کا نام اسد اللہ بیگ رکھا گیا. اسد اللہ کم عمر کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی, مگر جلد ہی وہ بھی فوت ہو گئے. 13 برس کی عمر میں مرزا الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ان کی شادی ہو گئی, جس کے بعد یہ خاندان آگرہ چھوڑ کر دہلی آن بسا. مگر مالی مشکلات اور غموں نے اسد اللہ بیگ کا پیچھا نہ چھوڑا, جو پہلے اسد اور اب غالب کے تخلص سے شعر کہنے لگے تھے. غالب کی 7 اولادیں کی زندگی کو بھی کچھ قرار آ گیا. شاعری میں غالب نے معتقد میر ہونے کے باوجود اپنی راہ الگ نکالی. مرزا بیدل کی شاعری سے ان کی ذہنی قربت بھی تھی. کہنے کو غالب تو تھے فارسی کے شاعر, لیکن شہرت اور عظمت انہیں اردو شاعری سے ہی ملی. ان کے شعری دیوان کے لاتعداد ایڈیشن آج تک چھپ چکے ہیں, جن میں کچھ غالب کی زندگی میں ہی چھپ گئے تھے. غالب کا دوسرا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ جدید اردو نثر اور نثر میں طنز و ظرافت کے بنیاد گزار تھے. ان کے لکھے ہوئے خطوط اردو نثر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. 19ویں صدی کے ہندوستان کا غالب آج پوری دنیا کا غالب بن چکا ہے. 20ویں صدی میں ان کا کلام دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ترجمہ ہو گیا. سہراب مودی نے ان کی زندگی پر ایک خوبصورت فلم بنائی, جسے ہندوستانی فلموں کا پہلا نیشنل ایوارڈ ملا. زندگی سے مایوس خدا سے شکوہ کرتا آ رہا تھا. پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے, پیالہ اگر نہیں دیتا نہ دے, شراب تو دے. گلزار نے ایک ٹی وی سیریل بنایا جس نے نوجوان نسل کو غالب کا دیوانہ بنا دیا. اندر ہے کیا بیگم؟ کچھ خالی بوتلیں, کچھ شکستہ پیالے, بس. باہر پھینکوا دو انہیں.
गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। और अब 21वीं सदी में भी गालिब की मकबूलियत का ये सफर इसी तरह जारी है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।